सैयद, सरवर जोहा, क्योंकि सब किसी एक कमरे में मौजूद नहीं हैं, लिहाजा मैं अपने मेज़बानों का भी मशकूर हूँ और मेहमानों का भी मशकूर हूँ कि वो अपने-अपने शहरों से हमारे साथ इस महफ़िल में आज यहाँ मौजूद हैं। जी, इरशाद भाई आप मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हूँ और ऐसी दो शख्सियात बैठी हूँ और अदब के नाम हवाले से, और मैं मिस करूँ इतना बेअदब नहीं हूँ। मैं आया था भाई सरवत जोहा की तरफ। वो अब बताएंगे आज के रूबरू के बारे में कि आज इस रूबरू में वो क्या गुल खिला रहे हैं। जी सरवत जोहा साहब। शुक्रिया आसिफ। मलिकजादा जावेद और बहन फातिमा ज़ोहरा जबी को हमने ज़हमत दी। हम आज इनसे कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे। बात तो हम करते रहते हैं, मुशायरे में भी इनको देखते और सुनते रहते हैं, लेकिन आप यकीन करें मैं हलफिया कह सकता हूँ और मैं कसम भी खा सकता हूँ कि ये जो शायर लोग होते हैं और शायरात जो होती हैं, ये गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करते हैं। हमने एक जहन बना लिया है कि शायरा और शायर को सिर्फ हम मुशायरे में ही सुनते और देखते हैं, ये गलत है। इनकी सैर हासिल गुफ्तगू, इल्म से लबरेज बातें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। तो हमने सोचा ये था फनगाम के लिए, और पिछले हफ्ते की बात है जब मैंने अपने इन दोनों दोस्तों से रब्ता किया कि वो लोग जो इनको शायर या शायरा की हैसियत से जानते हैं, वो ये भी जाने कि ये लोग कितनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। ये नसर नहीं लिखते, लेकिन नसर बोलते तो हैं। तो ये एक ख्याल आया, उसके बाद हमने आज का रूबरू इसी हवाले से तरतीब दिया। तो हम करेंगे ये कि सवाल बराए जवाब नहीं, बल्कि गुफ्तगू आगे बढ़ाने का ज़रिया होता है। तो हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, और आप यकीन करें कि हम सब अच्छे स्टूडेंट हैं, हम सीख कर जाएंगे यहाँ से। तो हौसला रखें, और सवाल हो सकता है कि किसी मखसूस मेहमान के लिए हो, तो हम अब बता देंगे, और हो सकता है वो सवाल हम दोनों मेहमानों से पूछें तो तरतीब आपको बता दी जाएगी। तो मैं आगाज करता हूँ इस बात से, और क़िबला मोहतरम मलिकजादा जावेद साहब, इस वक्त मैं मुखातिब हूँ आपसे। वो ये है कि क्या शायरी में, हम उर्दू शायरी की बात कर रहे हैं, क्या शायरी में मौज़ूआत की आसानियाँ शायर को ज़्यादा हैं, या उसी तरह शायरा को भी हासिल है? जावेद भाई। भाई मौज़ूआत के सिलसिले में मेरा ये ख्याल है कि शायरात भी कम नहीं है। अगर कोई ये कहता है, कोई शायर ये कहता है कि साहब हमारे पास ज्यादा मौज़ूआत हैं और शायरा के पास कम मौज़ूआत हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अलबत्ता ये बात बिल्कुल सही है ये जो शायर है वो शायरा के सिलसिले में अपने दिल में एक नर्म गोशा रखता है और हमेशा उनकी तारीफ करता है। बड़े से बड़े हमारे जो लोग गुजरे हैं, बजाज गुजरे हैं, बड़े 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 जितने अल्लामा इकबाल से लेके तमाम हमारी जो क्लासिकल शायरी है, वो तमाम शायरी जो है वो औरत के मर्तबे, उसकी इज्जत और उसकी अहमियत को बताती है। तो हम लोग तो वैसे भी जितने भी शायर हैं औरतों के सिलसिले में बहुत अच्छे जज्बात, अच्छे ख्यालात रखते हैं और उनकी इज्जत और उनका एहतराम करते हैं हर जगह पर। लेकिन आम तौर पर इजहार के जो मसाइल हैं वो उधर भी नहीं है, वहां भी नहीं है, और हम लोगों को भी नहीं है, कतई तौर पर नहीं है। वो खूब आजकल की जो शायरा हैं वो खूब
शेर कह रही हूँ, ऐसे ऐसे शेर कह रही हैं कि उतनी बेबाकी के साथ, मेरा यह ख्याल है कि शायर जो है उतनी बेबाकी के साथ उन जज्बात को नहीं पेश कर सकता इस शहर में। ये आप बयान की बात कर रहे हैं, राइट? बयान की आसानियां। मौज़ूआत की जब मैं बात करता हूं तो इस बात से तो इनकार नहीं कि बहैसियत शायर मैं चंद बातों का जिक्र बड़ी आसानी से कर सकता हूं, लेकिन शायरा शायद उन चंद मखसूस मज़ामीन को शायरी में ना बांध सके। आप इस पे एग्री करते? मैं इस बात से बिल्कुल यकीन नहीं करता। अच्छा। वजह यह है कि शायरा हो या कोई नस्र निगार खातून हो या अफसाना निगार हो या नावल निगार हो, वो खूब लिखा है और वहां तक लिखा है कि जहां तक आमतौर पर लोगों को जरा ये उम्मीद नहीं होती कि कोई खातून इस तरह से लिख सकती, इस तरह से बेबाक तौर पर इस मौजूआत को शायरी में डाल सकती हैं, नस्र में लिख सकती हैं, अफसाने में लिख सकती हैं, कहानी में लिख सकती हैं, नावल में लिख सकती हैं। बहुत सी शायर आदम, एक पूरी एक फहरिस्त है जिसमें ईश्वर नाहिद का नाम लिया जा सकता है, फहमीदा रियाज का नाम लिया जा सकता है, समझे, असमत चुगताई। इसलिए मुझे याद है कि असमत चुगताई साहिबा मेरी शादी आई थी बम्बई से, और क्या बोलते हैं तमीम शाकिर, समझे। तो ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने कतई तौर पर कोई तकल्लुफ नहीं किया मौजूआत के सिलसिले में, और अपनी एक पोजीशन बनाई, अपनी एक अहमियत बताई है अपनी नज़्म-निगारी और शायरी की वजह से। तो मेरा यह ख्याल है कि जितनी बेबाकी के साथ मर्दों को, खासतौर से भाई फातिमा साहिबा, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ, फातिमा ज़ोहरा जबीन साहिबा, कि मर्द तो बेचारा हमेशा तारीफ करता है, शायर आपके हुस्न की तारीफ करता है, आपकी गुफ्तगू की तारीफ करता है, आपकी कदो-कामत की तारीफ करता है। मतलब औरत का तसव्वुर जो है उसके लिए, वो बिल्कुल समझ लीजिए एक टॉनिक की तरह है। वो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनके सिलसिले में बड़े अच्छे जज्बात। लेकिन इसके बरक्स सर, जी जी जी, बरक्स ये है कि जब खातून शायरी करती है या नस्म लिखती है, कुछ करती है, तो उनके साथ ये जो मसला है, ये जो परेशानी है, वो ये है कि वो अपनी मजलूमी, अपनी महकूमी, और यहाँ तक होता है कि वो सारे इल्जामात जो हैं मलिकज़ादा साहब, मैं वो लगा देते। दखले दर ये कि ये मौजू इस तरह से ज्यादा और अच्छा गुजरेगा जब मुखालिफत से भी राय आ जाए, तो उसमें आपकी ये बातें भी और अच्छी जी, मैं इस्तकबाल। अच्छा, ऐसा लगता है कि मुझे सरद भाई ने जो है ना आपके खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। मेरे पास भी जहन में, मैं अभी जैसे भी इशरत भाई ने बताया, मेरे पास भी एक जहन में एक सवाल है, और ये सवाल जो है मैं उनसे फातिमा से पूछूंगा। ये बताएंगे, अगर मिर्जा गालिब या मीर तकी मीर की जगह शायरी किसी खातून की होती तो क्या वो कलाम भी ऐसा ही होता? मेरा मतलब है कि फकीराना आए सदा कर चले तो कोई मर्द ही कह सकता है। जी फातिमा ज़ोहरा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मलिकज़ादा साहब की भी मैंने गुफ्तगू सुनी। अभी तो मतलब कि मौजू छिड़ा है, तो बहुत वक्त है गुफ्तगू करने के लिए। बात यह है कि जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, फकीराना आए सदा कर चले, उस जमाने में अगर कोई खातून होती तो वो सदा ही कर चली जाती। लेकिन जिस दौर में हम जिंदा हैं, मैं जो हूँ अदब के मामले में या प्रोफेशन के मामले में, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कायल ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, कि ये औरत ने लिखा या ये मर्द ने लिखा। मौज़ूआती एतबार से भी वही मौक़े औरत को भी हासिल है, मर्द को भी हासिल है। मसला सिर्फ इतना है यहाँ पर कि अगर कोई खातून ज़हानत के साथ अपने अल्फाज का चुनाव कर ले, तो वो अपने महबूब को बहुत अच्छी तरह बयान कर सकती हैं, जिस तरह
मर्द हजरात दोशीजा की बात करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में। तो वक्त की बात है, मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर के दौर में हाँ, शायद कोई खातून इस तरह नहीं कह सकती थी, लेकिन आज हमारे पास फहमीदा रियाज भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो लिख रही हैं, लेकिन वो मैं समझती हूँ चस्के वाली शायरी है। मैं बुनियादी तौर पर अफसाना निगार हूँ और मैं ये समझती हूँ मुझे अल्लाह ताला ने ये खूबी दी है कि मुझे पता है पंच लाइन कहाँ पर देनी है। तो ये जो नसर पारे, नसरी नज़में जिन्हें कहते हैं, तो मैं बहुत कम से कम अल्फाज में पंच लाइन मुझे समझ में आती कहाँ देनी है। तो अगर मैं पढ़ूंगी, मुतालिया करूंगी और अपने अतराफ में जो असातिज़ा शोरा हैं, असातिज़ा अदबा हैं, जो नसर निगार हैं, उनकी इल्म से इस्तिफादा हासिल करूंगी, तभी मेरे पास वोकैबुलरी बढ़ेगी। लेकिन उमूमन जो खवातीन हैं, उमूमन जिसमें ज्यादातर जिन्हें कहना चाहिए कि जो नॉन सीरियस हैं, वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं कि वो चस्के वाली शायरी हो जाती है और फिर वो ट्रैप हो जाती हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए फातिमा साहिबा, बल्कि उस तरफ चल पड़ता हूँ, मलिक साहब की तरफ मैं लेके जाऊँ इस बात को कि खवातीन का ज़ाहिर एक मौजू है और उसमें एक जो बिलखसूस ऐसी चीजें हैं जैसे आंचल का जिक्र है, जैसे इस तरह की सिचुएशन जो खवातीन से मंसूब हैं जो बातें, और वही क्लासिक्स में भी आ जाता है कि इजहार अपनी बात का इजहार, उसमें एक पर्दा, उसमें एक नज़ाकत, और ये चीजें मर्द के साथ तो मुंसलिक नहीं होती। और मर्द कैसे इस चीज को, और हाल हमने देखी है शायरी या फिल्मी शायरी में कम से कम बहुत सारे मर्द शोरा हजरात ने खवातीन के तर्जुमानी तो की है, लेकिन क्या उसमें वो सच्चाई मिलती है? और ये क्या खवातीन शायरात मर्दों के हवाले से तर्जुमानी कर सकेंगी? मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? भाई इस सिलसिले में मेरा ये कहना है, भाई इस तरह से बात थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी। बहरहाल मैं माजरत पहले से कर लेता हूँ मोहतरमा से, फातिमा ज़ोहरा जबीन साहिबा से, कि जितनी तेजी से यहाँ पर तो हमारे हिंदुस्तान में तो इस पर बड़ा हंगामा रहा। आप नस्र निगार हैं, आप अफसाना निगार हैं मोहतरमा, यहाँ तो बड़ा हंगामा ये रहा है कि एक शायर है हमारे यहाँ, सारे लोग जानते हैं, मुनव्वर राना, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब 50 साल से जो कम की शायरा है उम्र की, वो कोई ओरिजिनल शायरा नहीं। अब इस पर साहब बड़ा हंगामा हुआ, एक बड़ा हंगामा हुआ, पूरी खवातीन जो थी और जो शायरात थी वो सब एकदम उन्होंने अपना सब बना लिया, एक हंगामा आ रही, बहुत दिनों तक ये बहस और चलती रही। बहरहाल उन्होंने कुछ जाती भी की, लेकिन काफी हद तक ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने दो बहुत अहम दोस्तों के साथ, आसिफ सलीम और हमारे सैयद साहब के साथ ये कह रहा हूं कि मर्दों को यानी शायरों को जिस मुकाम पर पहुंचने में उम्रें बीत जाती हैं, शायरात जो हैं वो सफर सिर्फ 4-5 साल में कर ली और वहां पहुंच जाती हैं जिसका जहां मर्द को पहुंचने में बहुत बरसों लग जाए। तो अब जाहिर है कि इसका मतलब ये इस बात की समाजी ये है, इस बात की करता है कि वो लोग जो हैं वो अपने मामलात से, अपने ताल्लुकात से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी मतलब ये तमाम चीजें जो है उनके साथ लाजिम व मलजूम रहती हैं। और फिर कई नंबर आता है उनकी शायरी का, उस हवाले से बोला। एक शायरा, अगर इजाजत हो तो मैं बोलूं कि एक शायरा मेरे यहाँ आई एक प्रोग्राम में, मेरे घर में एक नशिश थी, मैंने उनको बुलाया था, वो आई और आने के बाद उन्होंने मुझसे, जब सब चले गए तो उन्होंने मुझसे ये बात कहा कि जावेद साहब मेरी बड़ी तमन्ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उर्दू जुबान अच्छी लगती है, उर्दू शायरी अच्छी लगती है और मेरा तरन्नुम वगैरह भी बहुत ठीक ठाक है, मैं पढ़ लेती हूँ, तो आप इतने इनायत कर दीजिए कि मुझे कुछ गजलें दे दीजिए। तो मैंने कहा इस बारे में है
नहीं, मैं फातिमा से राय लेना चाह रहा था। हाँ, सुन लीजिए, मेरी बात खत्म हो जाए, नहीं तो तसल्जुल कर जाए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मोहतरमा, आप एक काम ये कीजिए कि यहाँ पर दिल्ली में कई लोग हैं, कई उस्ताद हैं, आप उनसे रुजू करें, उनका यही सब सिलसिला रहता है। आप उनसे, और आप सैयद सरवत जोहा साहब, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, वो शायरा जो मुझसे 1.5 महीने पहले गजलें मांग रही थी, 2 महीने शायरा आपके यहाँ अमेरिका में मौजूद थी बहैसियत शायरा, और हम लोगों को अमेरिका पहुंचने में 50 साल 40 साल लग गए पहुंचने में, अमेरिका पहुंचने के। तो वही मैं कह रहा हूं कि जितने मौके शायरात को हैं, शायरों को नहीं। अब आप फातिमा साहिबा से बोलिए। जी फातिमा साहिबा, आप क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल मलिकजादा साहब की बात से इत्तेफाक करूंगी, और बहुत जिम्मेदारी के साथ भी मैं भी यही कहूंगी कि बहुत सी ऐसी शायरात यहाँ पर हैं जिन्होंने अपना सफर रातों रात तय किया है। ये वो हैं, जैसे अब आप ले लीजिए, आजकल जमाना है कि ब्रांड नेम कपड़ों का, ड्रेसेस का जमाना है, ब्रांड नेम आ गया मार्केट में, उसके फौरन बाद उसकी रेप्लिका आ जाती है, मास्टर कॉपी, उसके बाद सेकंड रेप्लिका, थर्ड रेप्लिका, फोर्थ रेप्लिका। तो ये शायरात वही हैं, ये रेप्लिकाज हैं, ये ज्यादा देर नहीं रहने वाले। उसके लिए उस तरह अमेरिका आने के लिए या कहीं और जाने के लिए ये शायरात ऐसी हैं जो कुछ भी कर गुजरती हैं। तो हम जैसे लोग, तो मैं तो अपने आप को शायरा कह ही नहीं सकती बिल्कुल भी। मैं जो लिखती हूँ अपने कलम से लिखती हूँ। अभी मेरी 10-12 साल की मेहनत, मेरी पेरिस में डायरिया मेरी खो गई, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कोई बात नहीं, मैंने खुद ही लिखा है, याद करके लिख लूंगी दोबारा या नया लिख लूंगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे भी ऐसी शायरात मौजूद हैं। एक ऐसी शायरा जिनको हम पहली बार मिले तो वो इस काबिल नहीं थी कि उस यानी कि एक नशिश थी, हम बैठे हुए थे 15-20 लोग थे, वो वहां पर नहीं पढ़ सकी, लेकिन आज वो साहिब किताब हैं। तो सर पे किसी का हाथ होना चाहिए ना। खूबसूरत, खाली खूबसूरती तो काम नहीं आती ना फिर। हाँ, तो लेकिन उसमें ये तो मैं इत्तेफाक, लेकिन ये मौजूआत के बारे में जो मुश्किलात वो नहीं है। मुश्किलात ये हैं कि ये जो शायरात हैं या ये जो लिखने वाले हैं, जो किसी यानी कि हम जो अपने यानी किसी से लिखवा कर प्रैक्टिस भी नहीं कर आते हैं, तो पढ़ भी नहीं सकते। नीचे से शायर बैठा हुआ उनकी तस्हीह कर रहा होता है, पूरा पूरा शेर वो दोबारा पढ़ रहा होता है, उसके बावजूद वो गलत पढ़ रही होती। तो ये तो इस अलमिये का, हम इस दौर में इस अलमिये का शिकार हैं, और ये कैसे दूर होगा नहीं पता। वो बच्चियां जो मतलब कि कॉन्वेंट से पढ़कर आई हैं, जो अपना जो मजमा नजर है गुफ्तगू में वो बयान नहीं कर सकती, लेकिन उनकी शेर की क्वालिटी आप देखिए, ऐसे बेहतरीन क्लासिकल शेर है, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? एक तो ये कि पैसा बहुत हो गया है, लोगों को नाम चाहिए, वो पैसा देते हैं उन शौरा को जो साहिब हैसियत नहीं है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, एक मसला नहीं है। वो तस्वीरें कायनात में रंग भरवा रहे हैं, जो भी कर लें, ये है, ये मामला है। पैसे देते हैं, गजलें खरीदी जाती हैं, बाजों ने तो दीवान के दीवान लिख दिए। यहाँ पे अमेरिका में शायरा बैठी हुई, कौन नहीं जानता किसने दीवान लिख के दिए हैं। तो ये भी चीज है। तो अब जब तक इसका सद्देबाब नहीं होगा, ओरिजिनल लोग कहाँ पर सामने आएंगे? ओरिजिनल लोग तो फिर बैठे हुए अपना काम करते रहते हैं। मसला थोड़ी है, काम करने वाले के लिए कोई मसला नहीं है। जहां तक बात है कि औरत, शायरी या अदब में कोई औरत और मर्द की जिन्स की तखसीस नहीं होती, तख्लीक है। ये तख्लीक एक इंसान की हैसियत से वो लिखते हैं, तख्लीककार हैं वो, और उसमें जेंडर कुछ भी नहीं होता। ये मौजूआत के हिसाब से मौजूआत बहुत हैं। यस, औरतों के बारे में थोड़ी सी पाबंदी आ जाती है बयान करने के बारे में, लेकिन ये है कि आप जितना ज्यादा मुतालिया करेंगे उतनी आसानी से अपने महबूब को बयान कर सकेंगे आप, मसला नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो बात जरा हम लोग ने तफसील से कर ली। आप सही कह रही हैं कि वो जरूरी नहीं है कि वो जेन्युइन ही हो जो मुशायरे में शिरकत कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं वाज़ेह कर दूं कि ये सिर्फ शायरात की हद तक महदूद नहीं है। मैं ऐसे शोरा को भी जानता हूँ जिनकी तरफ मलिकजादा ने इशारा किया, बिल्कुल सही। और वहां भी यही बात ट्रू है। तो कतन आसिफ ने कहा है पहले कि हमारा मकसद लड़ाई करवाना नहीं है, लेकिन बात सिर्फ शायरात की नहीं है। मलिकजादा जावेद जानते हैं ऐसे 50 शोरा को जो शायर नहीं है। 100 तो अगर ये शायरात पे भी लागू हो रहा है तो चलिए कोई बात नहीं है। मतलब
ये दोनों तरफ है। जी आसिफ, आपके पास सवाल। इसलिए तो मैंने कहा इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं चाहिए। औरत और मर्द इस रेप्लिका की खेप में शामिल हैं। लिख के देने वाले बहुत है। आप 50 की बात करें, मैं 100 से ज्यादा उंगलियों पे गिनवा दूं आपको। ठीक, वो हम प्रोग्राम के बाद मेरा ख्याल है कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अपनी जगह जैसे भी, लेकिन हमारे यहाँ जो माशरती मामला इसमें यकीनन साथ में आ जाता है एक्सपोजर, कि हमारे मर्द हजरात का एक्सपोजर जो है वो आसानी आज़ादी है, जहाँ चाहे घूमता है। फिर उसका इस तरह खवातीन के साथ ये मसला है कि जो एक खास तबका तो है, चले वो बाहर निकल जा सकती हैं खवातीन और देख लेती हैं जिंदगी को। बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, चाहे वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में चली जाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज ही नहीं हो पाती। तो जाहिर है मौजू उनको उतने ही मिलेंगे जितने मौजू उन्होंने देखे। मेरा ये ख्याल है, आपका ख्याल है? मौजू से जब हमने आगाज किया था ना मौजूआत की, तो वो सिर्फ मैं ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा था कि ये बात सच है जो गालिबन इशरत ने जिक्र भी किया कि आंचल की जब बात होती है तो फातिमा ज़ोहरा जबी तो अपने आंचल की बात कर सकते हैं, लेकिन मलिक ज़ादा जावेद नहीं करेंगे, ये हकीकत है। बट एट द सेम टाइम ये कितनी अजीब बात है कि आंचल तो मैंने आपको डेडिकेट कर दिया, ठीक है, लेकिन आप मुझे कोई एक शेर बता दें उर्दू शायरी का जो शेरवानी पे लिखा हुआ। शेरवानी पे नहीं है कोई शेर। तो यहां से वो बहस शुरू होती है जो हमारा मौजू नहीं है, इसको हम खत्म कर रहे हैं। वो बहस नहीं है कि आंचल ही क्यों और शेरवानी क्यों नहीं, लेकिन ये बात तस्लीम करने वाली है कि कुछ चीजें हमने अपने अदब में जो दाखिल की है, जिसको आपने अडॉप्ट किया फातिमा, परवीन शाकिर ने किया, फातिमा और दूसरों ने भी किया, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि अगर मलिक ज़ादा जावेद शेरवानी पहनकर बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये हर लिबास में अच्छे लगते हैं। शेरवानी तो गालिबन इन्होंने एक बार पहनी थी, जब एक बार निकाह हुआ था, तो सॉरी यार एक ही बार हुआ तो। लेकिन कितनी अजीब बात है कि मलिक ज़ादा को इजाजत नहीं है कि वो अपनी शेरवानी की खूबसूरती बयान करें। आप अपने आंचल की खूबसूरती तो रोज बयान करती हैं। ये है एक अहम मसला। तो ये किसने दाखिल किया, ये हुदूद बंदी किसने दाखिल की? देखिए मुझे इनकार नहीं है, हिना की बात आप ही करेंगी, मैं नहीं करूंगा, राइट? हिना की बात आप करेंगी, लेकिन मलिक ज़ादा जावेद, चलिए हिना की बात नहीं करें, लेकिन ये कभी सर में दर्द होता है विक्स तो लगाते हैं ना, विक्स लगा लेते हैं, हिना नहीं लगाते, तो ये विक्स पे भी शायरी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से ये बात चली है। आसिफ ने कोट किया, फकीराना आए सदा कर चले, शायद वो यही कहना चाह रहे थे कि अगर फातिमा ज़ोहरा जबी उस सदी में होती तो हो सकता है इनकी शायरी उसी तरह जिंदा रहती, लेकिन हमारे पास मौज़ूआत मुख्तलिफ होते। अब आप मुझे बताइए आखिरी बात इस हवाले से कि कितनी शायरात हैं मलिक ज़ादा जावेद, इस वक्त वो बहस नहीं है कि कौन सी शायरा, हर शायर, राइट? कितनी शायरात गमे रोजगार पे शेर कह सकती है? नहीं कह सकती। गमे रोजगार जो है वो बंधा हुआ है हम लोगों से। आपको मलिक ज़ादा जावेद मिलेंगे गमे रोजगार की बात करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप पूरी खुशबू पढ़ लें परवीन शाकिर की, हालांकि वो शी वॉज वर्किंग लेडी, हम सब जानते हैं, और उनकी शायरी में है भी काम के हवाले से, लेकिन आई कोट गमे रोजगार को परवीन शाकिर ने टच नहीं किया, क्योंकि शायद उनके पास गमे रोजगार था ही नहीं। ये है मेरा एक अहम नुक्ता। लेकिन बहरहाल मकसद सिर्फ एक ही बात पे नहीं। आसिफ आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं चाह रहा था, माफी चाहता हूँ मैंने, कि वो मौजू जो पिछला चल रहा था ना, गजल दूसरों से लिखवाना, तो मैंने एक देखा है, कुछ सुना है, तो ऐसा करें कि हमारे साथ तो इशरत भाई सुना रहा। इशरत भाई फिर ऐसा करते हैं
कि एक काम करते हैं, आप जिस तरफ जा रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ और शायद ये वक्त आ भी गया है, शायद ये वक्त आ भी गया है, तो जरा मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड। अच्छा, गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, नजर कर सुना हजरात जी अदा कीजिए। जो दूसरों से गजल कहलवा के लाते हैं, जो दूसरों से गजल कहलवा के लाते, लीजिएगा सर, जो दूसरों से गजल कहलवा के लाते हैं, जुबान खुले तो तलफ्फुज से मार खाते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह, वाह वाह भाई, वाह वाह जावेद भाई। ज़बान खुले तो तलफ्फुज से मार खाते हैं। जो दूसरों से गजल कहलवा के लाते, जुबान खुले तो तलफ्फुज से मार खाते, तलफ्फुज से मार खाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। और एक शेर तवज्जो चाहूंगा आजाद, ये भी एक सच्ची बात है कि जुबान खुले तो तलफ्फुज से मार खाते, जरा सा नर्म हो लहजा, जरा सा अपनापन, जरा सा नर्म हो लहजा, जरा सा अपनापन, शरीफ लोग मुरव्वत में टूट जाते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। शरीफ लोग मुरव्वत में टूट जाते हैं। और जात ये शेर कि उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह, वाह वाह। उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी। यह है आज के अहद की नुमाइंदा शायरी जनाब मलिक ज़ादा जावेद। उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो, तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं, उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। आजाद सैले मुमतना में मेरी शायरी होती है, मैं पेश कर रहा हूँ। सैले मुमतना का ये मतलब नहीं है कि शेर हल्के हैं बहुत से लोग बड़े भारी भरकम शेर अपनी गजल में सोचते हैं और लोग समझते हैं कि बहुत अहम शायरी हो रही है, ऐसा नहीं है। शेर वही मकबूल होते हैं, वही बड़े होते हैं जिसमें कुछ गहराई होती है, और गहराई आसान जबान में भी होती है। हाँ, ऐसा कीजिए अजीज भाई। जी जनाब, खूबसूरत शेयरिंग, वाह वाह साहब, क्या कहने। तो मलिक भाई, अब यहाँ पे वो बहस नहीं है कि आपने किसकी तरफ इशारा किया था। खुश आइन बात एक है जो आपने शायद गौर नहीं की, आपने ये नहीं कहा जो दूसरों से गजल लिखवा के आती हैं, राइट। आप मुसलसल जिक्र मुजक्कर का कर रहे थे, तो ये एक बड़ी खुश आइन बात है। सही कह रहा हूं जावेद साहब? मैं खैर म्यूट पे तो नहीं है जावेद भैया? जावेद भाई, अच्छा अभी देखते हैं, जावेद साहब का कुछ मसला लग रहा है मुझे। तो जावेद भाई, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। नहीं, तो मैं उस वक्त पूछ ये रहा था कि आपने यही कहा है ना कि वाह के लाते हैं, लाती हैं कि जिक्र नहीं किया आपने? आवाज में थोड़ा कट के आ रही है सरवत भाई। जब एक बार तो फिर से अपना क्वेश्चन दोहरा दें। मैं क्वेश्चन सवाल ये था, आपने इस खूबसूरत गजल में जो भी मैंने देखी, हम सब ने देखी, उसमें आपने ये जिक्र नहीं किया कि जो दूसरों से गजल कहलवा के लाती हैं तो नहीं कहा था ना आपने? देखिए, उर्दू शायरी में महबूब को भी लाते में शुमार किया जाता है।
और मर्दों के साथ तो लाता है ही। लाती जो है वो किसी जमाने में क्लासिक के दौर में क्लासिकल शोरा जो है वो जरूर कहते थे, लेकिन उसके बाद जो है वो लाते में और करते में और मरते में सब आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपका इशारा शायरात की तरफ भी था। चलिए, आपने जवाब दे दिया। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, अगर इजाजत दें आप। इजाजत। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बिलाशुबा जो शायरात हैं, फातिमा साहिबा, तवज्जो चाहूंगा आपकी और जो भी हजरात यहाँ बैठे हुए, एक से अहम लोग बैठे हुए, जो शायरात हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, बिलाशुबा वो परफॉर्मिंग आर्ट का जानती, और महीने में इतने मुशायरों में उनकी आमदोरफ्त होती है तो बिल्कुल एकदम कतई कोई झिझक, कोई किसी तरह उधर भारत में इंटरनेट का मसला है, तो शायद वो अभी दोबारा बहाल हो जाए। में हम फातिमा साहिबा से पूछते हैं। बड़ी अच्छा, जी हाँ, एक मिनट, मेरी बात खत्म हो जाए ना। तो लेकिन मैंने अंदाजा ये लगाया है, खासतौर से पाकिस्तान में जो शायरात हैं, और शायरात तक महदूद क्यों करूं, जो शायर हैं उन लोगों का सिलसिला जो है, कुछ लोगों को इधर जो आए हैं मुशायरों में, कुछ लोगों को छोड़कर आम तौर पर ये होता है कि जो शायरी भी अगर वो पढ़ते हैं तो लगता है कि नस्र पढ़ते हैं वहां, लेकिन क्या बोलते हैं, नस्र की तरह पढ़ते हैं। लेकिन जो अदाएं होनी चाहिए, जो जिस तरीके से अपनी बात को सामईन के दिलों में उतारना चाहिए, ये सब जो फन है वो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत है। शायरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जाहिर है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े शायरात को और बड़े अहम शायरों को पैदा किया, लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों को भी देखा है। मैंने कुछ इधर, कुछ नाम इधर आ गए हैं, जैसे अब्बास ताबिश बहुत अच्छी तरह, अहमद सलमान बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जिन लोगों का मेरा साथ रहा है। दूसरे हमारे पीरो मुर्शिद जॉन एलिया साहब क्या पढ़ते थे, क्या मजा आता था, और अहमद फराज साहब के साथ बहुत। और मैं ऐसा शायर हूँ कि मैंने मेरा ख्याल है अली सरदार जाफरी के साथ परवीन शाकिर आई थी यहाँ पर डीसीएम के मुशायरे में दिल्ली में, इंट्रोड्यूस उनको अली सरदार जाफरी ने किया था और मैं उस मुशायरे में मौजूद था। लेकिन परवीन साहिबा ने आने के बाद अपना वो कलाम सुनाया है कि बरसहा बरस तक उनकी धमक जो है वो सुनाई पड़ी, और तमाम लोग जो है अहमद गुफ्तगू करते नजर आए हैं परवीन शाकिर की शायरी के सिलसिले। तो हमारे यहाँ मतलब एक तबका ऐसा है जो अच्छी शायरी को बहुत इज्जत देता है, बहुत एहतराम करता है, बहुत। और देखिए, वैसे भी शायरात के सिलसिले में सरवत भाई मौजूद है, सैयद सरवत गोहा साहब। शायरात के सिलसिले में मैं ये बात बड़े एतमाद और भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि वो ये जो इसका मौजू अदब में शायर और शायरा के साथ इजहार के मसाइल, तो ये जो है मौजू जो है ये किसी के ऊपर लागू नहीं होता। शायरात भी खूब शेर कह रही है, हर मौजू को कह रहे हैं, और शायर भी कह रहे हैं। अब सवाल बस यही है कि शायरात जितनी तेजी से, जितने आगे वो बढ़ती हैं, उसकी वजह उतनी तेजी से वो अपने उससे लोगों को बरसा बरस गुजर। अभी हमारे यहाँ कितने ऐसे उस्ताद और ब्रश हो रहे हैं जो अभी क्या बोलते हैं हिंदुस्तान की सरहद से बाहर नहीं है, उनको बुलाया नहीं गया। लेकिन बहुत सी ऐसी शायरात हैं, बड़े भरोसे के साथ, इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ, कि जिनको नहीं होना चाहिए था, बहुत से बैरूनी ममालिक में हो गई हैं, और वहां के कन्वीनर जो हैं अमेरिका के या कनाडा के या गल्फ के,
ये तमाम लोग जो है उनको बुलाते हैं, तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? पहला, इसका कोई पैमाना नहीं है कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है, वो पैमाना, लेकिन पैमाना उनकी चालढाल से, उनकी हरकतों सकनात से, उनकी गुफ्तगू से और उनके पढ़ने के अंदाज से और अंदाजे तकातुब से आप जैसे ज़हीन लोग पता लगा लेते हैं कि ये कितने पानी में। फातिमा साहब, आप मुत्तफिक हैं इस बात से? और क्या ये मैं मुत्तफिक हूँ, मेरी खुद अपनी तंजीम है यहाँ पे दबस्तान, मुझ पे भी प्रेशर रहता है कि ऐसी शायरात या ऐसे शोरा को बुलाया जाए। एक्चुअली मुशायरे जो हैं इस वक्त खास तौर पे नॉर्थ अमेरिका, जहां तक मैं समझती हूँ, या यूरोप वगैरह में हो रहे हैं, ये तो परफॉर्मिंग आर्ट का एक स्टेज बन गए हैं। तो आप ये बताइए कि एक जेन्युइन शायर ना वो अपना टिकट खरीद के आ सकते हैं, ये कहते हैं हम टिकट खरीद लेंगे, हम अपने रहने का इंतजाम कर लेंगे, आप हमें पढ़वा दीजिए। तो ये तो परफॉर्मिंग आर्ट है ना सारी बात। जो गजलें आपको मिल जाती हैं, आप पैसे दे दीजिए, आपको पूरा मेरा ख्याल है डजन के हिसाब से मिल जाती होंगी गजलें जो हैं। तो वो कहते हैं चलो भाई इस मुशायरे में जाना है, मतलब आधा दर्जन गजलें इधर भेज दीजिए भाई, आधा दर्जन गजलें उन्होंने ले ली, आधा 3 कहीं से ले ली। तो अब अगर मुशायरे जो है परफॉर्मिंग आर्ट की मिसाल या स्टेज ड्रामा टाइप की चीज हो जाए, लग्जरी उसमें आ जाए, उसमें से तमद्दुन उठ जाए, जो तहजीब है मुशायरे की या जिस तरह से सुनना चाहिए, जो गुफ्तगू है और जो कम्युनिकेशन करना है, निजामत में आप जो है बिल्कुल आप आ गए हैं, उसमें इश्तिहार भी चल रहे हैं, उसमें मजा जो लताइफ भी अजीबोगरीब किस्म के चल रहे हैं, गूगल को देख के उन लोगों ने अपने अपने स्क्रिप्ट बना लिए हैं। तो जब मुशायरा परफॉर्मिंग आर्ट होगा तो वहां पे जेन्युइन शायर कैसे आएगा, आप मुझे बताइए। तो मैंने आखिरी मुशायरा लास्ट ईयर किया था, मुझ पर खुद प्रेशर था, मतलब कि इंडिया से एक शायर का था, पाकिस्तान से 2 शायर का, एक शायरा और एक शायर का था कि हम अपना टिकट लेकर आ जाते हैं, हम अपनी टेबलें वहां पे खरीद लेंगे, आपकी जितनी माली मदद हो हम कर सकेंगे, हमें बुला लीजिए। मैंने इनकार कर दिया, मैं बुरी बन गई। राइट, तो फातिमा ये बात हो गई, और फिर ऐसा करते हैं कि आपसे एक सवाल है मेरा बराह रास्त, आप चाहें तो जवाब दे दें, मेरे इल्म में इजाफा कर दें कि घरों में खिड़कियां होती हैं, उससे झांका भी जा सकता है, और दरीचा भी होता है, दरीचा भी कहा जाता है। मुझे समझने में मेरी मदद फरमाएं आप कि ये दिल के दरीचे क्या होता है? कबूतर मैसेज पैगाम लेकर आते हैं दिल में, दिल के दरीचे, दिल के जो दरीचे वार रखते हैं उसमें कबूतर पैगाम लेकर आते हैं। जरूरी नहीं कि वो मोहब्बत का पैगाम हो, इश्क का पैगाम हो, तब्दीली का पैगाम भी हो सकता है। जो हम अपना पे बैक, अपना जो हम अपनी सोसाइटी को करें, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, एक तंजीम की को चलाते हुए, एक इंसान की हैसियत से, एक प्रोफेशनल शख्सियत की हैसियत से, जितना थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, मैं अपने दिल का दरीचा वार रखूं कि वहां से एक ऐसा पैगाम मैं भेजूं, या ऐसा पैगाम कबूतर मेरे दिल के दरीचे तक लेकर आए जिसको मैं समझकर अपने माशरे में एक मस्बत किरदार अदा कर सकूं मैं। तो मैं ये समझती हूँ यही फर्क है खिड़की और दरीचे का। खिड़की में कम से लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, दरीचे में लोग, जब दरीचे की बात होती है तो वो जिम्मेदार लोगों की बात होती है। ठीक, तो दिल के दरीचे की बात हो रही थी, तो मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं बताता हूँ कि आपने दिल के दरीचे पे कब क्या कहा था, किसके लिए कहा था, ये तो मैं मुनासिब नहीं है कि अभी जिक्र करूं, लेकिन कब कहा था और किस तरह का था ये मुझे याद है, ये हम सबके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। 1 मिनट। सजा के नूरो सुरूरे ख्याल का कौसर, वो बेखुदी जो मेरी चाहतों का हासिल, वो बेखुदी जो मेरी चाहतों की हासिल है, सजा के नूरो सुरूरे ख्याल का कौसर, किसी महकती हुई रोज़ो शब की रानी में, गुलाब रंग किए मौसमों के आईने, दिलो निगाह में तेरे वजूद को रखकर, दिलो निगाह में तेरे वजूद को रखकर, ख्यालों ख्वाब से हटकर तुझे पुकारा, दिलो निगाह में तेरे वजूद को रखकर, ख्यालों ख्वाब से हटकर तुझे पुकारा है, बिखर चुकी थी तेरी चश्मे-नाज़ की लड़ियां, बिखर चुकी थी तेरी चश्मे-नाज़ की लड़ियां, जुदा हुई कसरे जमाल की कड़ियां,
कोई तो दिल के दरीचे पे आके दस्तक दे, कोई तो दिल के दरीचे पे आके दस्तक दे, बहुत दिनों से किसी ने मुझे पुकारा। जी, तो ये था। मैं एहतजाज कर रहा हूँ। पहले एहतजाज मेरा ये है, हस्तियां हमारे सामने मौजूद हैं, क्यों रिकॉर्डिंग का सहारा ले रहे हैं आप? वो कुछ याद दिला रहे हैं, और इसमें सैयद सरवत दोहा ने ये सोच समझ लिया होगा कि इसमें मजाज की बजाय हकीकी रंग ज्यादा है। सरवत भाई, मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि आपने मलिक ज़ादा जावेद साहब की शान में कोई कसीदा भी लिखा है, और मैं समझता हूँ कि शायद आप उसको पेश भी करना चाह रहे होंगे। और आज क्योंकि ये मौका भी है, वो कहते हैं ना दस्तूर भी है, क्यों ना इससे पूरा पूरा फायदा भी उठा लें अगर आप चाहें तो। जो हुक्म आपका। और इसके लिए मुझे इजाजत चाहिए होगी मलिक ज़ादा जावेद भाई की, क्योंकि मैंने अगर कुछ पढ़ा इनकी शान में तो इस बात की जमानत कौन देगा कि ये जूम के कमरे से फरार। आपकी कट के आ रही बहरा, क्या मुझे कुछ सुनाना है? नहीं, आपने नहीं सुनाना है, इन्होंने आपको सुनाना है। शर्त ये है कि आप यहाँ से फरार ना हो। दरीचा बंद कर दीजिए। नहीं, वो मजमून का कह रहे थे। नहीं, सरवत भाई ने आपके शान में कसीदा लिखा हुआ है, वो सुनाना चाह रहे हैं सरवत जोहा साहब। आवाज क्लियर नहीं है आसिफ भाई, आवाज क्लियर नहीं है। एक बार तो फिर से सवाल दोहरा दीजिए। अच्छा, सवाल नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि सरवत जोहा साहब ने आपके बारे में कोई कसीदा लिखा है। मेरे बारे में? बिल्कुल। वो आपसे इजाजत लेना चाह रहे हैं कि भाई मैं सुना दूंगा, आप फरार ना हो जाएं। मेरा ये ख्याल है कि मेरी इज्जत आबरू से खेलना चाह रहे हैं हमारे दोस्त हैं। इजाजत है मेरे दोस्त। मैंने कहा ना, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फौरन फायदा। बिल्कुल इजाजत है मेरे अजीज दोस्त। इजाजत मिल गई आपको, बल्कि आप 3 दफा इजाजत दे, 3 दफा इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। हाँ, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत। अच्छा, तो आप फरार मत होइएगा, बस मेरी दरख्वास्त यही है। और क्योंकि फातिमा ज़ोहरा भी बैठी हुई, तो मैं इनसे भी इजाजत चाहता हूँ। मैं एक चीज पेश करता हूँ जो मलिक ज़ादा जावेद साहब का मुकम्मल तारुफ है, और दीगर तफसीलात के लिए प्रोग्राम के बाद आप मुझे फोन कर सकते हैं। जरूर, नंबर बंद नहीं मिलेगा। एक मिनट। अच्छा मलिक ज़ादा भाई। जी भाई। पर मैं सोच रहा था कि दुनिया आपको शायर की हैसियत से जानती है, दुनिया उस तरह भी तो देखे जिस तरह मैंने देखा है आपको, तो वही कुछ मैं अब पेश कर रहा हूँ। इजाजत है? बिल्कुल, कतई तौर। मलिक ज़ादा जावेद के बारे में ये कहना कि वो खूबसूरत शायर है, बड़ी ज्यादती की बात है। मलिक ज़ादा खूबसूरत शायर नहीं, बल्कि बहुत ही खूबसूरत शायर है। मेरे यार की सिर्फ आंखें ही नहीं, उसका कलम भी बहुत मुतजस्सम है। यही वजह है कि मलिक ज़ादा की शायरी में तजस्सुस एराब के तौर पर महसूस होता है। निगाहें फेरूं के बढ़कर गले लगाऊं उसे, मेरे करीब से एक शख्स को गुजरना है। दिन कौन सा है, मैंने दरियाफ्त किया। क्या मतलब? मलिक ज़ादा जावेद ने मुझे गुस्से से देखा। अरे यार, अगर दिन ईद का है तो सोच विचार क्या, उस दिन तो आदमी ससुराली को भी गले लगा लेता है, करीब से गुजरकर गले लगा लो। मैंने मलिक ज़ादा को समझाते हुए कहा, यार जोहा, तुम नहीं समझोगे इस गुदासी को, इस बारीकी को, इस जज्बे को, इस सरशारी को। जावेद का गहरी सांस लेने का अमल और तवील जुमले की अदायगी, ये दोनों काम एक साथ हुए। अब ना महरम को खुलेआम गले लगाने की इजाजत तो हमारा मजहब भी नहीं देता। जावेद अब भटक रहे थे। मलिक ज़ादा जावेद की इस वजाहत के बाद मुझे उनकी शायरी की
जुज़ियात समझने में और आसानी हो गई। पशेमान है, सफाई दे रहा है, वो ठंडक में रज़ाई दे रहा है। अरे वाह। पशेमान है, सफाई दे रहा है, वो ठंडक में रज़ाई दे रहा है। मलिकज़ादा जावेद और हमारी मोहब्बतों की रज़ाई अब बहुत भारी लिहाफ में बदल चुकी है। मुख्तसर सी उड़ान वाले हैं, हम कहाँ आसमान वाले हैं। इस शेर को सुन या पढ़कर शायर का नाम बताने की कोई जरूरत नजर नहीं आती कि इस लहजे में शायरी मौजूदा अहद में सिर्फ हमारा यार मलिकज़ादा जावेद ही करता है। शेर पढ़िए मियाँ तलफ़्फ़ुज़ से, लोग उर्दू ज़बान वाले हैं। मलिकज़ादा जावेद नस्तालीख में गुफ्तगू करते हैं। उनसे गुफ्तगू करते हुए ये ख्याल तक नहीं आता कि किसी मुशायरे को लूटने वाले से गुफ्तगू हो रही है। मुरस्सा और मरबूत गुफ्तगू, क़हक़हा और ख्याल आफरीनी। मलिकज़ादा जावेद की दर्दमंदी और हसासियत उसके कलम में रोशनाई का काम करती है। मैं दुनिया के मारूफ और पसंदीदा शायर मगर अपने यार मलिकज़ादा जावेद की दर्दमंदी देखकर, जिसको मैं इंसान का बेहतरीन वस्फ कहता हूँ, अक्सर परेशान हो जाता हूँ कि हजरत इसी तरह अपनी दर्दमंदी को परवान चढ़ाते रहे तो शहर में उन लोगों का क्या होगा जो दुख देने का बाजार सजाए लगाए फिरते हैं। तो क्या दुनिया से दर्द की मंदी हो जाएगी। मलिकज़ादा जावेद की एक बड़ी खूबी यह है कि वो जब शेर पढ़ता है तो आजकल की रवायत के बरखिलाफ तमहीद बिल्कुल नहीं बांधता। अशार सुनाता है, अशार समझाता नहीं। अब इस बात से कोई ये नतीजा अख्ज़ न करे कि मलिकज़ादा मुशायरे का शायर नहीं है। दुनिया जानती है कि आलमी सतह पर हमारे दोस्त को बहुत सुना, पढ़ा और देखा जाता है। अल्लाह मलिकज़ादा को यूं ही कामयाबी के ज़ीने तय कराए। इंसान बहरहाल तमाम कमजोरियों को काबू नहीं कर सकता। मलिकज़ादा की भी कुछ तो कमजोरियां होंगी। आलमी मुशायरा पढ़ने और दाद लेने वाले शायर का दिल भी तो होता है। खाली दिमाग और कलम के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकता है। खुश शक्ल, खूबरू, खुश लिबास मलिकज़ादा मुशायरे में अपनी बारी आने से पहले हॉल में मौजूद लोग और लोगों में मौजूद ख्वातीन का अच्छी तरह अंदाजा कर लेते हैं। अपनी बारी आने पर पोडियम को किस जाविये से पकड़ना है, किस तरफ देखना है, ये मलिकज़ादा जावेद से ज्यादा कोई नहीं समझता। अब मुशायरे में तहजीब बदल गई है। शायर और सामे दोनों तालियों के मुंतजिर रहे। मलिकज़ादा इस रवायत पर शिकवा करते नजर आते हैं। मैंने बहुत समझाया कि अब यही चलन है, तालियों को ही दाद समझो, मगर वो मशरकी अंदाज के दिलदादा हैं। हनोज मुशायरों में अपनी तहजीब तलाश करते रहते हैं। शिकागो में मुशायरा था। लोग बहुत दिलचस्पी से मुशायरा सुन रहे थे। मैंने मलिकज़ादा जावेद को दावत कलाम दी। शायद मलिकज़ादा जावेद का जादू था। सामने वाली सफ में बैठी एक खातून ने इन्हमाक से सुनने की तैयारी पकड़ ली। मलिकज़ादा जावेद जो तालियों से बेजार हो चुके थे, मुशायरे की असल रिवायत को याद कर रहे थे। उन्होंने मतलब पेश किया। वही खातून जिन्होंने इन्हमाक की नियत बांध रखी थी, मतलब सुनकर बेताब हो गई। हैरत की बात यह है कि उन्होंने ताली के बजाय दाद भी दी और अपनी खूबसूरत हाथों को इस्तेमाल करते हुए बहुत लगावट के साथ आदाब भी किया। हमारे दोस्त ने जब यह मंजर देखा तो अब बेताब होने की बारी इनकी थी। पोडियम छोड़कर मलिकज़ादा जावेद स्टेज से उतरकर उन खातून के पास चले गए। बड़ी नवाजिश। गजल मुकम्मल करने के लिए स्टेज पर वापस आते हुए भाई जावेद ने उसी आदाब वाले हाथ में अपना सेल नंबर थमा दिया। मलिकज़ादा शायर आदमी है, ये भूल गए कि वो अपने दौरे के दौरान मेरा सेल फोन इस्तेमाल कर रहे थे। तफसील में क्या जाऊं, बहुत दिनों तक मेरे पास अजब अजब फोन आते रहे। मलिकज़ादा जावेद अपने भाई परवेज मलिकज़ादा के साथ मिलकर अपने वालिद मरहूम प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर के रिसाले इम्कान का दोबारा इजरा कर चुके हैं।
सफर मुश्किल है, मगर इम्कान है कि मलिक ज़ादा जावेद और उनके भाई इम्कान के लिए वही कुछ करेंगे जो किसी भी अदबी रिसाले का हक बनता है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छा लिखा था। जी इशरत भाई कुछ बोलेंगे आप? आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये सरवत की जो तहरीर है मिजाह, अदब में मिजाह, और आज के दौर में बहुत कम नहीं है कि आपका क्या ख्याल है, ये मिजाह शायरी में भी और बल्कि नसर में भी अदबी और शाइस्ता मिजाह? फातिमा जी आपका क्या कहना है? मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ कट गया। जी हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ मिजाह के हवाले से, अदब में और शाइस्ता मिजाह। सरवत जब भी लिखते हैं बहुत खूबसूरत लिखते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा में भी जो बात होती है बहुत शाइस्तगी से कही जाती है, तहजीब के दायरे में है, और जिस तरह वो अदा करते हैं उस जुमले को, उसके साथ वो अपने सामईन को कैप्चर करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और यहाँ पे शिकागो में हम कह दें कि हम सरवत के अहद में अगर हम हैं तो ये गलत नहीं होगा। नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी शिकागो निकाल देती, नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन वैसे ओवरऑल हम अहद सरवत में जिंदा हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो तो यकीनन सरवत का नाम अपनी जगह और सरवत के काम अपनी जगह है यकीनन। लेकिन इस दौर में उर्दू अदब में मिजाह को आप किस हवाले से देखती हैं? मज़ाह का अव्वल तो हमारे उर्दू अदब में बहुत कम मज़ाह नगार हैं, चाहे शायरी में देख लीजिए या नसर में भी देख लीजिए, और उसमें सरवत का होना हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है। और बिल्कुल ये उर्दू अदब में ये पूरा एक सब्जेक्ट है। बल्कि मैं क्या कहूँ कि हमें मतलब ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए या उनकी किरदार साजी करनी चाहिए जिनमें थोड़ा सा भी मज़ाह लिखने का हुनर है। उनकी हौसला अफजाई हो या उनको पढ़ने की तरफ राग़िब किया जाए तो हो सकता है कि हम, लेकिन कम पैमाने पर, लेकिन हम नई जनरेशन में कुछ ना कुछ सामने ला सकते हैं। और ये एक उर्दू अदब का पूरा सब्जेक्ट है, इसमें हम, इससे हमें इनकार ही नहीं है। और हमारे नॉर्थ अमेरिका में शोरा में देख लीजिए खालिद इरफान है और नसर नगार में सरवत है। इसके अलावा तो मुझे यहाँ कोई इस पाए का मज़ाह नगार कोई नज़र नहीं आता। और सरवत के खास तौर पे ये बात है कि बहुत कल्चर्ड इंसान है और वो उनकी हर तहरीर में नजर आता है। मलिक साहब आप क्या फरमाएंगे? आपके हिंदुस्तान की तरफ भी क्या, पाकिस्तान में तो हम देखते हैं कि मज़ाह है अपनी जगह जो थोड़ा बहुत, लेकिन फक्कड़पन बहुत ज्यादा है। एक अजीमत, दूसरों का मजाक उड़ाना जो है उसको कॉमेडी समझा जाता है। तो हिंदुस्तान में इस सिलसिले में क्या हालात हैं? मलिक साहब आप बताइए। मैं तो सैयद साहब को तो मैंने जो इनका एनालिसिस किया, मैंने जो पढ़ा, जितने तजिया और मज़ाहिया तौर पर जो लिखने वाले हैं, उसमें मुश्ताक यूसुफी के बाद अगर किसी की तहरीर में मुझे बहुत दम नजर आया, और ये मैं कई मरतबा कई जगह कह चुका हूँ, तो वो सैयद सरवत ज़ोहा की तहरीर जो है वो बिल्कुल बांधे रहती है, आदमी को बांध लेती है। और ये हुनर जो है वो पाकिस्तान में या तो मुश्ताक अहमद यूसुफी के पास था, और या पाकिस्तानी के जो अब अमेरिका के में मुकीम हैं वो सैयद सरवत ज़ोहा के पास। और क्योंकि मैं इनकी तहरीरें पढ़ता रहता हूँ, इनके साथ जुड़ा हूँ, तो मैं बड़े दावे के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ मेरे मोहतरम, मेरे अजीज, कि सरवत ज़ोहा के कलम का कोई जवाब नहीं और इनकी तहरीरों का कोई जवाब नहीं। और कहाँ से क्या क्या बात ला के ये अपनी तहरीरों में समेट लेते हैं कि बस उसके पढ़ने के बाद तो काफी देर तक हम लोग लेते हैं, लुत्फ लेते हैं और महसूस होते हैं, और इनको दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दोस्त, हमारे अजीज सैयद सरवत ज़ोहा को इसी तरीके से शादो आबाद रखे ताकि वो उर्दू की तारीख में अपनी तहरीरों से कुछ इजाफा कर सके। और ये बिलाशुबा इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी तो अब तो नहीं रहे, लेकिन उनके बाद जो लोग हैं, हमारे यहाँ थे
वो उनका भी अभी हाल में इंतकाल हो गया। तो अब जो नजर अगर कहीं ठहरती है खासतौर से तंजिया और मजाहिया खातून के लिए और उसके लिए, तो वो सैयद सरवत वहाब के ऊपर है। और मुझे यकीन है कि ये एक दिन बिल्कुल ये उस मुकाम तक पहुंचेंगे अपनी तहरीरों के बल पर। एक बात कहना चाहूंगी मलिकजादा साहब, ये आपके फरार से पहले का बयान है या फरार के बाद का? फिर से दोबारा। मैंने कहा कि सरवर जोहा ने जिक्र किया था कि आप फरार ना हो जाएं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने बयान दिया है बहुत अच्छा बयान है, ये फरार से पहले का है या फरार के बाद का? सरवर भाई ज्यादा दोहरा दीजिए, आवाज मैडम आ नहीं रही है मुझ तक। तो ये कह रही हैं कि ये बयान जो आपने दिया है ये आपका फरार से पहले का है या फरार के बाद का है? ये हमारा बयान नहीं है मेरे अजीज, मेरे दोस्त आसिफ भाई जी। आप तो खुद सैयद सरवर जोहा के साथ वहां हैं, अब भुगत रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं यार अमेरिका के कई शहरों में गया, उसमें आपके यहाँ भी मैं गया, डैलस गया, ह्यूस्टन गया, न्यूयॉर्क गया, न्यू जर्सी गया, सब जगह मुशायरों में गया जी। लेकिन अगर कोई आदमी जहन में महफूज रहा तो वो सैयद सरवर जोहा महफूज रहे और फिर जी चाहा कि उनसे ताल्लुकात रखा जाए। इतना प्यारा इंसान है, इतना दिलचस्प इंसान है। और उसमें दो ही लोग मैंने उस दिन नूर अमरोवी से भी ये बात कहा कि आपके पूरे अमेरिका में जिन दो लोगों ने मुझे बहुत मुतासिर किया, वो एक सैयद सरवर जोहा साहब ने और दूसरे हमारे दोस्त आसिफ सलीम साहब ने। बिलाशुबा ये लोग यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं और कतई किसी तरीके का कोई तकल्लुफ किसी मामले में नहीं है। खुल के बातें करते हैं, खुल के हंसी मजाक करते हैं, लगता है कि मतलब हम अपने दोस्तों में आ गए हैं, अपने लोगों में आ गए। शुक्रिया कारनामा तो सैयद सरवर जोहा का। शुक्रिया मलिकजादा। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं सरवत के बारे में ये कहूंगी कि सरवत जिस भी मौजू का इंतखाब करते हैं अपनी फिक्र पर, अपनी तहरीर पर पूरा दस्तरस इनको हासिल है और कभी भी ये जो अपने मयार से नीचे नहीं गए। और इसी वजह से मैंने ये बात कही थी कि यूसुफी साहब का अहद तो खत्म हुआ, तो अब हम यहाँ पर जब हैं तो हम अहद सरवत में जिंदा हैं। बातें आसिफ एक मिनट, वो फातिमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे अल्फाज सुने बड़ी दिनों बाद, मतलब शादी के बाद तो कान आदि नहीं रहे अच्छी बात सुनने और मलिकजादा जावेद भाई आपने भी बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें की। ऐसा ना हो कि ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं लोग फेसबुक पे भी इस वक्त देख रहे हैं, वो ये समझें कि ये प्लांटेड प्रोग्राम है और आप दोनों को मैंने अपनी तारीफ के लिए बुलाया है, तो आप एक बार गवाही दें कि ऐसा बखुदा नहीं। हमें पैसे अभी तक नहीं मिले। और एक आखिरी बात मैं कर लूं, उसके बाद आसिफ बात करेंगे कि अभी मलिकजादा जावेद ने बड़ी अच्छी बात की, आपने मौका फराहम किया। देखिए फातिमा जोर, आपने अभी बड़ी अच्छी बात की मलिकजादा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने हमारी तारीफ की, आसिफ की और मेरी नूर अमरोवी के साथ, बड़ा अच्छा किया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उस दिन के बाद से नूर अमरोवी आपसे बात नहीं करते हैं। साहब वो जब आते हैं हिंदुस्तान, जब आते हैं पहला फोन मुझे करते हैं, मुझसे आके मिलते हैं, फिर हम लोग साथ घूमते फिरते टहलते हैं और हर तरह की बात होती है। उसमें आप भी मौजूद गुफ्तगू रहते हैं, आसिफ सलीम भी गुफ्तगू रहते हैं, खालिद इरफान भी मौजूद गुफ्तगू रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप टहलते भी हैं, लेकिन मैंने डॉक्टरों से ये सुना है कि आदमी टहलता सिर्फ उस वक्त है जब मुस्तरिब होता है, तो अल्लाह आपके इस्तराब में कमी लाए। जी आसिफ भाई। अच्छा, मैं चले बहुत सारी बातें हो गई हैं क्योंकि हम लोग अपने उस प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं जो खत्म तो होना ही है। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं फातिमा जोहरा हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत नज़में कहती हैं, खूबसूरत शायरा भी हैं, तो मैं इनसे कहूँगा कि कुछ फातिमा जोहरा आप कुछ सुनाइए अपने कुछ नज़में
ताकि ये कि थोड़ा सा सिलसिला ये भी लोगों तक पहुंचे कि भाई कि आप माशाल्लाह जी। एक नसरी नज़म सुना दो, नसर पारा। अपनी कोई नसर पारा, नज्म, गजल जो दिल चाहे, और उसके बाद आखिर में मलिक ज़ादा भाई आपसे गजल की फरमाइश होगी। और आप, एक बात रह गई, मैं आखिर में ही करना चाह रहा था कि परसों फातिमा ज़ोहरा जबीं की सालगिरह थी, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मलिक ज़ादा जावेद भाई परसों ही, ये अजीब बात है, देखें सितारे कहाँ जाके काम दिखा रहे हैं। आपकी सालगिरह से भी मुबारकबाद फातिमा साहब। मलिक ज़ादा जावेद भाई अपने नए घर में मुंतकिल हुए हैं, तो उन्हें इस बात की भी बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह खैर और बरकत लाए नए घर। हालांकि मैंने इनको ये लिखा कि मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ, हर घर मतलब नए घर में फर्नीचर नया, सामान नया, हर चीज नई, सिवाय तो मैं समझ रहा हूँ आपकी कैफियत। लेकिन यार दिल की गहराइयों से मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ घर की। अल्लाह मुबारक करे, उस मकान को आपका घर करे। और फातिमा आपको सालगिरह की बहुत बहुत शुक्रिया हम सबकी जानिब से, और आप बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे दोस्त मेरी जिंदगी में हैं, और अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, ताकि हर साल आप मेरी 16वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते रहें। तो अब आप पेश कीजिए अपनी। मैं मुसलमान हूँ, पक्की जबान की पक्की हूँ, 16 से बढ़ती नहीं हूँ मैं। जी, तो अब पेश कीजिए, आप क्या सुनाना चाहती हैं? मेरा एक, चूंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पेपर सामने ही है, तो एक नसर पारा है, उसका उन्वान है वो लड़की जो अभी मेरे वजूद में रहती है। मलिक ज़ादा साहब, आपकी इजाजत है? वो लड़की खोशाए गंदम की लज्जत की सजा, वो लड़की खोशाए गंदम की लज्जत की सजा आज तक काट रही है। खजा के मौसम के साथ साथ भरी बहार में भी अपने वजूद के तने से उतरे पत्ते अपनी जात की पलकों से चुनती है। फजा में बुलंद परवास परिंदों की उड़ान देखकर अपने सदियों से कटे हुए पर अपनी बंजर मुट्ठी में दबा लेती है। होठों पर जमी लहू रंग सिसकी में वो लड़की अपने जिस्म से खिलौने बनाते बनाते थक चुकी है। वो जानती है ये मिट्टी के खिलौने उसका मुकद्दर नहीं, सिर्फ खाक हैं। खाक से गंदम के दाने उगते हैं। ये गंदम वाले हब्सो घुटन के धुएं से लबरेज तलसमी कमरे में मुक़य्यद महफूज इस्मतों को अपने नाम की रिदा देकर उसके मालिक बन जाते हैं। और गोशाए गंदम में जाने की सजा, देखिए वहां खोशा इस्तेमाल किया है, यहाँ गोशा है। और गोशाए गंदम में जाने की सजा में वो लड़की सदियों के सफर में अपने वजूद को हयाओ कुबा में भी निगाहे दानाए गंदम से मादरजाद बरहना देखती है। वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छी नसरी नज्म थी ना ये। नसरी नज्म नहायत शानदार। पारा कहती हूँ, मेरी नज्म कहने की हिम्मत नहीं, नसर पारा है ये। छोटी सी नसर पारे, छोटी छोटी सी कहानियां हैं मेरी। तो मलिक ज़ादा भाई आपसे गुजारिश है कि आज ही मैं बिल्कुल ताजा गजल आपको सुना रहा हूँ। सैयद साहब और आसिफ भाई और हमारे इशरत अली भाई और मोहतरमा फातिमा ज़हरा नबी साहब, मैं अमूमन सहले मुमतना में शायरी करता हूँ, और हमारे पीरो मुर्शिद जो है वो जाने लिया थे, क्योंकि उनकी शायरी भी सहले मुमतना में होती थी। तो गजल का मतलब मैं पेश कर रहा हूँ सरवत भाई। हमारी फिक्र के महवर बदलते रहते हैं। हमारी फिक्र के महवर बदलते रहते हैं, किराएदार हैं हम घर बदलते रहते हैं। बात है, दोबारा कहिए। हमारी फिक्र के महवर बदलते रहते हैं,
किराएदार हैं हम, घर बदलते रहते हैं। और शेर है, हमें नजर नहीं आता है दूसरा कोई, हमें नजर नहीं आता है दूसरा कोई, तेरी निगाह के मंजर बदल के रहते हैं। बात है जावेद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। हमें नजर नहीं आता है दूसरा कोई, तेरी निगाह के मंजर बदलते रहते हैं। और किसी के चेहरे से कुछ भी पता नहीं चलता, किसी के चेहरे से कुछ भी पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, सब अपने जिस्म के अंदर बदलते रहते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। किसी के चेहरे से कुछ भी पता नहीं चलता, सब अपने जिस्म के अंदर बदलते रहते हैं, सब अपने जिस्म के अंदर बदलते रहते हैं। और ये शेर सुनिए, यहाँ पे जुर्म की तस्दीक हो नहीं सकती। वाह आसिफ भाई, यहाँ पे जुर्म की तस्दीक हो नहीं सकती, सब अपने हाथ के पत्थर बदलते रहते। वाह 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 वाह, बहुत खूब। यहाँ पे जुर्म की तस्दीक हो नहीं सकती, सब अपने हाथ के पत्थर बदलते रहते हैं। और मक्ता सुन ले कि किसी फकीर की दरगाह है यहाँ जावेद, किसी फकीर की दरगाह है यहाँ जावेद, बड़े बड़ों के मुकद्दर बदलते रहते हैं। किसी फकीर की दरगाह है यहाँ जावेद, बड़े बड़ों के मुकद्दर बदलते रहते हैं। किसी के चेहरे से कुछ भी पता नहीं चलता, सब अपने जिस्म के अंदर बदलते। क्या बात है जावेद, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, मलिक ज़ादा जावेद भाई और फातिमा ज़ोहरा जबी, एक मेरी तरह का खूबसूरत चेहरा भी नमूदार हुआ है और ये हंस भी रहे हैं। ये खुद से समझ गया कि मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि इसमें अच्छा, तो ये है आदिल और ये अपने नाम के आगे मुजफ्फरपुरी लगाते हैं और ये बहुत खूबसूरत शायरी करता है। और ये छोटा सा बच्चा जो है ये मेरा फर्स्ट कजन है, इस वक्त सऊदी अरब में है और अल्लाह महफूज रखे इनको। एक हादसा हुआ कि ये सुहेल साकिब के करीब हो गए, अभी तो अल्लाह ही रहम। तो आदिल सॉरी बेटा, मैंने टेक्स्ट बहुत देर से देखा, ये भी आसिफ सलीम, ये भी पासवर्ड का शिकार हो गए। तो मैंने अभी इनका टेक्स्ट देखा तो बेटा सॉरी, वरना मैं तुम्हें पहले दे देता। कमोबेश काफी लोगों को पासवर्ड का इशू था। तो फातिमा, आप अपनी कोई एक चीज तलाश कीजिए, हम आपसे एक और चीज सुनते हैं। और मलिक ज़ादा भाई, जावेद साहब, जी सर, वो निकाल लो दोस्त, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं और मैं आदिल से कहूँगा, आदिल अपने तारुफ, आप अपना कलाम पेश। बहुत शुक्रिया सरोद भाई। आदिल, ये आसिफ सलीम है, हमारे फनगाम के बानी मेंबर, ये इशरत अल्लाह देता है फनगाम। आदिल हमारे भाई हैं, मैंने बता दिया। तो आज सुबह इनसे फोन पे बात हुई थी, मैंने कहा आ जाना, हालांकि इसकी सुबह जॉब है, सऊदी अरब में तो सुबह मिडनाइट हो चुकी है। लेकिन आदिल आप सुनाइए यार, आप तारुफ कराएं अपना। बहुत शुक्रिया सरोद भाई, बस छोटा सा आदमी हूँ। वैसे तो मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं जबीन मोहतरमा बैठी हैं तो देख के खुशी हुई इनको। और मैं लंदन मुकीम रहा हूँ 15 साल। और शायरी तो जाहिर है ख़ानदानी विरसे में मिली है। तो एक कता भी मैंने इसीलिए गाया कि ऐसा नहीं कि मैं कोई गुमनाम शख्स हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई गुमनाम शख्स हूँ, सब जानते हैं मुझको मैं एक आम शख्स हूँ। और जहां तक उर्दू की बात है कि सोचा है यही हमने उर्दू से वफा कर लें, सोचा है यही हमने उर्दू से वफा कर लें, असलाफ के विरसे का हक कुछ तो अदा कर लें। और दादा थे सुखनवर और वालिद भी सुखन परवर, सो खुद को भला कैसे शेरों से जुदा कर लें। बहुत अच्छा,
यही वजह शायरी है। तो मैंने ज्वाइन किया सिर्फ आप लोगों को सुनने के लिए। हाँ, एक्चुअली ये मुशायरा तो था नहीं, हमने एक बड़े Exactly. काफी देर तक गुफ्तगू की। वो रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा, आप देखिएगा। क्योंकि आज मैंने मलिक ज़ादा के अंदर एक प्रोफेसर मलिक ज़ादा इजाद दरियाफ्त किया और फातिमा ज़ोहरा जबीं के बजाय डॉक्टरनी फातिमा ज़ोहरा जबीं दरियाफ्त किया। और ऐसे ऐसे मौज़ूआत पे हमने गुफ्तगू की है कि इस प्रोग्राम के बाद मुझे एक ही काम करना है कि वजू करके मुसल्ले पे बैठ जाना। बस इसी की कमी रह गई है। जी फातिमा, आप नज़्म पेश करें। ऐसे हम सरवर साहब को हम इस दौर में फनकारों का इब्ने बतूता कहते हैं। तो सरवत से एक नज़्म क्यों ना सुन ली जाए? क्या कह रही है? सरवत से एक नज़्म क्यों ना सुन ली जाए? वो कह रही हैं कि आप भी अरमानों के कूचे से कुछ निकालें। नहीं, अरमानों के कूचे में ये है कि जिस कमरे में मैं हूँ, इससे मेरा ख्याल है खुद ज्यादा नहीं, लेकिन 1.5 गज के फासले पे मेरी बीवी बैठी हुई है। और अरमानों के कूचे में जिसका जिक्र आदिल ने किया, वो मेरी शादी से पहले की शायरी की किताब है। तो फातिमा, आप अपनी नज़्म पेश करें प्लीज। मैं नज़्म के बजाय एक गजल सुना दूं आपको? सुना दीजिए, आज सुना दें आप। मतलब ऐसा कहाँ होता है कि आप ना सुनाएं। अच्छा, ऐसा मैं सुनाऊं? इरशाद। आप सबकी इजाजत से और खासतौर पर मलिक ज़ादा साहब की इजाजत से, ये वीडियो आ रही है यहाँ पे? कुछ मुझे अजीब और गरीब किस्म की आ रही है आपकी वीडियो। बताइएगा नहीं, बहुत खूबसूरत आ रही है। अच्छा, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपकी वीडियो भी आ रही है, फेसबुक भी लाइव चल रहा है, सब कुछ है। अच्छा, इरशाद। अरे भाई, कुछ यहाँ पे मसला हो रहा है यहाँ पे ना। एक गजल है, मतलब है, मुझे ये सानिहा भी कम नहीं है। वाह वाह। मुझे ये सानिहा भी कम नहीं है, जुदा होने का कोई गम नहीं है। गम नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मुझे ये सानिहा भी कम नहीं है, जुदा होने का कोई गम नहीं है, मुसलसल तुझको मैं देखे जाऊं, मुसलसल तुझको मैं देखे जाऊं, मेरी आंखों में इतना दम नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो फिर इतना अंधेरा किस लिए है, तो फिर इतना अंधेरा किस लिए है, किसी की जुल्फ अगर बरहम नहीं है। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। अंधेरा किस लिए है, किस लिए है, किसी की अगर बरहम नहीं है, तेरा यूं ही हमें ये देख लेना, तेरा यूं ही हमें ये देख लेना, हमारे जख्म का मरहम नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा निभा रही हैं भाई आप, काफिया। बहुत शुक्रिया। तेरा यूं ही हमें ये देख लेना, हमारे जख्म का मरहम नहीं है, किसी नामेहरबां की हम पर अब भी, किसी नामेहरबां की हम पर अब भी तवज्जो पैहम नहीं है। वाह। खुदा के वास्ते फिर सोच लीजिए, खुदा के वास्ते फिर सोच लीजिए, बिछड़ जाने का ये मौसम नहीं है। क्या अच्छा शेर है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई। बिछड़ जाने का ये मौसम नहीं है। वास्ते फिर सोच लीजिए, बिछड़ जाने का ये मौसम नहीं है। लगता है बिछड़ जाने का नहीं गर गम उन्हें तो, बिछड़ जाने का नहीं गर गम उन्हें तो, जभी मुझको भी कोई गम नहीं है। बिछड़ जाने का नहीं गर गम उन्हें तो, जभी मुझको भी कोई गम नहीं है, मुझे ये सानेहा भी कम नहीं है, जुदा होने का कोई गम नहीं है। बहुत अच्छा है भाई, शुक्रिया। बेहतरीन गजल आपने सुनाई भाई, कोशिश की। जी जावेद भाई, पेश कर रहा हूँ, जो आपने गुरु दिया है गजल पेश कर रहा हूँ। मेरी अपना अली साहब, आसिफ भाई और तमाम लोग जो भी गुजरे अभी सऊदी अरब से, जो हमारे भाई हैं,
आदिल। तमाम लोगों की मोहब्बतों को नज़र कर रहा हूँ कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं। अरे वाह, अच्छा है भाई, मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं। क्या बात है। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। और ये हमारे अहद का एक कड़वा सच है कि खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं। रुलाने लगते हैं। वाह, बहुत खूब। खून के रिश्ते। खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं। वाह वाह। और ये भी शेर है, देखिए हज़रात, कि अजीब दौर है, अजीब दौर है गुर्बत की सरबलंदी का। गुर्बत की सब अजीब दौर है गुर्बत की सरबलंदी का, पढ़ाई छोड़ के बच्चे कमाने लगते हैं। क्या बच्चे बात है, क्या बात बहुत है, अच्छा वाह, भाई, बहुत खूब, वाह बहुत वाह अच्छा। बात है दोस्त। वाह 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 वाह। अजीब दौर है गुर्बत की सरबलंदी का, वाह। पढ़ाई छोड़ के बच्चे कमाने लगते हैं। और रात ये शेर बतौर खास कि नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। बहुत नए अच्छा है भाई। अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। बताने लगते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, कमाल वाह कर वाह। दिया भाई, बहुत अच्छा नए है। अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज हर की एक चीज कीमत की बताने कीमत लगते बताने लगते हैं। बहुत अच्छा है भाई, बहुत आला। वेरी गुड। तो आसिफ भाई थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया। इससे पहले कि हम इसको खत्म करें, जावेद भाई, फातिमा, आदिल, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, उसके बाद आसिफ आप लोगों को रुखसत करेंगे। जी फातिमा, आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की ये नशिस्त रही और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने मुझे मदद किया। और ऐसे मौज़ूआत आप आइंदा भी लाते रहेंगे और अहले इल्म व अदब के साथ मौज़ूआत को शेयर करते रहेंगे। मुझे बहुत ज़ाती तौर पे बहुत अच्छी नशिस्त लगी और बोनस में आपने मेरी गज़ल भी सुन ली और नसरी नज़म तो बहरहाल मैंने सामने से ढूंढ ली थी, तो सुना दी आपको। फिर भी एक और बार आपकी फनगान की टीम के रूबरू होने का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया फातिमा, आपने भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें वक्त दिया। मुझे मालूम है सुबह आपकी मसरूफियत थी, आप शिकागो से 1 घंटा आगे भी हैं, तो इस वक्त आपके यहाँ मामला दूसरे होंगे। और मलिकजादा भाई, आप फरमाइए। आप मैं तो साहब क्या बताऊं, मुझे तो आज एक जमाने के बाद अमेरिका जब गया था तो वो पुरानी तमाम बातें एकदम सामने, निगाहों के सामने आ गई। खासतौर से सरबत भाई और आसिफ भाई, जो वक्त आपके साथ गुजारा है अमेरिका में और शिकागो में, वो हमारी जिंदगी का कीमती लम्हा है, उसे मैं नहीं भूल सकता। आज फिर वही बात जो है मुझे महसूस हुई आप सब लोगों से मिलके, और इसमें इजाफा फातिमा साहिबा की बदौलत भी हुआ। इशरत अली भाई हमारे जुड़ गए और हमारे दोस्त आदिल भाई भी मुजफ्फरपुरी साहब। आदिल भाई मुजफ्फरपुर में गया हूँ बहुत अच्छा भाई। तो मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, आज सारे अपने लोग थे और बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मजा आया। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, और यहाँ तो मुलाकात हो या ना हो, क्योंकि अब मुझे लग रहा है जिस तेजी से कोरोना ने हिंदुस्तान में अपने हाथ पैर फैला लिए हैं कि अब तो डर लगता है ये कहते हुए कि भाई फिर मुलाकात होगी कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी मैं बहुत, वहां भी अमेरिका में भी काफी हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे और आप लोग ठीक ठाक रहें, ये हमारी दुआ है। जितने लोग जुड़े हुए हैं, फातिमा साहिबा आपके लिए भी, सरबत भाई के लिए और आदिल भाई के लिए और अली भाई के लिए और आसिफ भाई के लिए, कि आप लोग
एहतियात रखें, खैरियत से रहें, और जरा सा भी जब बाहर निकले तो पूरे लवाजमात के साथ निकले जो कोरोना के लिए जरूरी होता है। इन जुमलों के साथ मैं आप लोगों को अपना सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कुछ कहना है आदिल? नहीं, मैं तो अपनी खुशनसीबी महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे दावत दी और मैंने शिरकत कर ली। इतनी खूबसूरत शख्सियात बैठी हैं। गो के मैं लेट हो गया पासवर्ड की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये जाहिर है जब आदमी अपने मुल्क में नहीं है तो, और आजकल तो जूम का दौर है, तो इस पे इस तरह की मुलाकात होती रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हिजरतों के होते हैं सम्राट भी, आंखें लेकिन करती हैं बरसात भी। तो हमें मिलते रहना चाहिए इसी तरह, और मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह शुरू से शिरकत करूं। जी हम करते रहेंगे। और ये हमारा एक फार्मूला ये है कि हर प्रोग्राम में जो लोग शामिल होते हैं वो अगले प्रोग्राम में और उससे अगले और उससे अगले उससे अगले में भी शामिल रहते हैं। ये एक ये बहुत अच्छी बात है। ये मकाफाते अमल है ये। तो हम उस वक्त तक बुलाते हैं ये तंग ना। तो आप लोग इशरत भाई आप कुछ कहेंगे? इशरत भाई। जनाब बस शुक्रिया सब लोगों का बहुत बहुत, और ऐसे ही खूबसूरत गुफ्तगू हुई और बड़ी दिलचस्प और इल्मी गुफ्तगू, और यकीनन इंशाअल्लाह ये महफिलें जमती रहें। बिल्कुल खैर बिल्कुल। चले, फनगाम आर्ट ग्रुप की जानिब से तमाम दोस्तों का, तमाम जो सर फेसबुक पे भी हमें देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमारे साथ कम से कम ये 1 या सवा घंटा हमारे साथ बंधे रहे। और यही उनकी मोहब्बतें हैं, और यही मोहब्बतें हमें तक़वीत देंगी कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इसी तरीके से अच्छा कोई प्रोग्राम कर सकें और आपके दरमियान मौजूद रहें। और मैं अपने तमाम उनका, एक तो मलिकज़ादा जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, और आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, फेसबुक पे रहेगी। आदिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सऊदी अरब से हमें ज्वाइन किया। और ये हमारा फैमिली पासवर्ड है, और फैमिली ही वो कहते हैं ना, आईडी और पासवर्ड जो है फैमिली है हमारा। आइंदा जब भी कोई प्रोग्राम हो तो आपके जहन में रहेगा कि हमारा ये आईडी और यही पासवर्ड है। यही पासवर्ड है। गुड। तो फातिमा ज़हरा जबी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमें ये एक मौका दिया कि हम अपने फनगाम आर्ट ग्रुप के इस प्रोग्राम को और खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। और हमने कोशिश की अपने तई कि हम इसको प्रोग्राम को अच्छा करें और लोगों तक वो बात पहुंचाएं जो बहुत से लोग सुनना चाहते थे और जानना चाहते थे। अब हम कहाँ तक इसमें कामयाब हुए, तो ये तो हमें फीडबैक आप लोगों से, तमाम दोस्तों से मिलता रहेगा। तो इस इख्तिताम के साथ कि आप अपना, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह फनगाम आर्ट ग्रुप की ये टीम, जिसमें अशरत अल्लाह दित्ता साहब, सरवर जोरा साहब, फारूक ख्वाजा जो हमारे साथ अभी इस वक्त किसी वजूहत की वजह से नहीं है, और मैं भाई आसिफ सलीम, इंशाल्लाह इसी तरह बंदे रहें आप लोगों के साथ, अल्लाह ने चाहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सरोज भाई, आपने मदू किया मुझे, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आइंदा भी शरीक होता रहूं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।